हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी कच्ची उम्र का प्यार भाग 10। मैं हॉल से बाहर निकला ही था कि घर के अंदर दरवाजे के पास आरती का भाई जोंटी दो अन्य लड़कों के साथ खड़ा था। मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, होश ही उड़ गए। पल भर में पहले जो खुशी का माहौल था वो अब तनाव में तब्दील हो चुका था। जोंटी गुस्से में लाल था। उसने अन्य लड़कों को वहीं रुकने का इशारा करते हुए हमसे बिना कुछ बोले घर के अंदर की ओर जा रहा था। उस समय मुझमें उसे रोकने की हिम्मत न थी, और रोक भी कैसे पाता। आखिर वो आरती का भाई था, और एक भाई के लिए ये स्थिति कितनी मुश्किल होगा मैं समझ सकता था। जाहिर सी बात है कि इस मौके पर एक भाई का गुस्सा होना भी लाजमी था। हॉल में कैंडल और गुलाब के साथ रोमांटिक माहौल में अपनी बहन को देखकर जोंटी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। आरती अपने सामने जोंटी को पाकर बेहद असहज थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस तनाव के माहौल को आज भी याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हॉल में एकदम सन्नाटा था। ना आरती के पास कोई शब्द था, ना मेरे पास। और जोंटी इतना गुस्सा या परेशान और स्तब्ध था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आरती के हाथों को पकड़कर वह उसे घर से बाहर ले जाने लगा। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं जोंटी के सामने बेहद शर्मिंदा था। जाते समय उसने एक ही वाक्य बोला हमसे, तुमको तो बताएंगे हम। अपने भाई के मुंह से मेरे लिए आपकी जगह तुम शब्द का संबोधन सुनकर आरती और भी मायूस हो गई। लेकिन अब इस तरह की बात हो तो जोंटी का गुस्सा होना लाजमी था। जोंटी आरती को लेकर चला गया था, साथ ही साथ हमारे सपनों को भी तोड़ गया। उस दिन ना नींद आई ना चैन, और नींद आई भी तो कैसे। आरती के बारे में सोच सोच के परेशान थे। बार बार मोबाइल का इनबॉक्स चेक कर रहे थे, कम से कम एक मैसेज आ जाए आरती का। लेकिन उस दिन न तो आरती का कोई मैसेज आया और न ही कॉल करने से भी डर लग रहा था, कहीं उसका मोबाइल जोंटी के पास ना हो। और इसकी पूरी संभावना भी लग रही थी, इसलिए इंतजार के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वह रात बड़ी ही भयानक रात थी। पूरी रात हम सो नहीं पाए, बस करवटें बदलते रहे। तरह तरह के बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। कहीं जोंटी आरती का कॉलेज न छुड़वा दे, कहीं फ़ोन न जब्त कर ले, उस पर हाथ तो नहीं उठाया होगा, मुझे कोचिंग पे कहीं बेइज्जती न कर दे। इस तरह के पूरे ख्याल मेरे मन को पीड़ा पहुंचा रहे थे। अब तो बस एक ही रास्ता था, ईश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि वही ये सब चीज़ें सही कर सकते थे। जैसे तैसे वो रात कटी। सुबह हमसे रहा नहीं गया और मैंने कांपते हाथों से आरती को कॉल लगाया, लेकिन ये क्या, नंबर स्विच ऑफ था। मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई, लेकिन और कुछ कर भी नहीं सकता था। मजबूरी इंसान के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। हमें उस दिन पता चला। अब आरती का न कॉल आता था न मैसेज, उसका नंबर भी नहीं चलता था। इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। अब हर दिन बड़ा गम जैसे लगने लगा। वो दिन कितनी मुश्किल था, शब्दों में नहीं बता सकते। उन दिनों के हाल गम अपना क्या बताएं आपको। दिल से बातें करना दस्तूर था हमारा। लोग मरते हैं एक बार में जिंदगी में, हर रोज मरना फितूर था हमारा। आरती की सहेली स्वाति भी कुछ दिनों तक कोचिंग नहीं आई, लेकिन जब हफ्तों के बाद कोचिंग में स्वाति के दर्शन हुए तो उससे पता चला कि जोंटी ने आरती से कॉलेज ही छुड़वा दिया। मोबाइल भी नहीं है आरती के पास, और जोंटी ने घर में आरती की काफ़ी इंसल्ट भी की है। मैंने स्वाति से कहा, क्या तुम आरती से बात कर सकती हो? स्वाति, नहीं सर, पता चल जाएगा जोंटी को तो मेरा भी कॉलेज और कोचिंग दोनों छूट जाएगा। जोंटी ने मुझे भी मना किया है आरती से मिलने के लिए। स्वाति की बातें सुनकर मेरी परेशानियां और भी बढ़ गई। फिर एक दिन पता चला कि आरती के पापा की पोस्टिंग उत्तराखंड में हो चुकी है, और आरती सहित घर के पूरे सदस्य वहीं शिफ्ट हो चुके हैं। उस घटना के 5 महीने बीत गए। मैं हर रोज इंतजार करता था कि आज आरती का कॉल आएगा, लेकिन हर दिन निराशा हाथ लगती थी। जब भी किसी अनजान नंबर से कॉल आता था मैं जल्दी से उठाता था, लेकिन जब पता चला कि ये आरती का कॉल न होकर किसी और का है तो मोबाइल पटकने का मन करता था। धीरे धीरे उम्मीदें खत्म हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एनटीपीसी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में नौकरी मिल गई। मैंने 1 वर्ष के दौरान अपनी नौकरी बदल ली और उत्तर प्रदेश जल निगम में आ गई। मेरी तैनाती वाराणसी में हुई। उस दिन ट्रेन के पूरे सफर में आरती का चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। उस यात्रा का 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जिनके ख्यालों में आरती न हो। अफसोस भी हो रहा था कि मुझे देखते ही ख्याल क्यों नहीं आया कि ये आरती है। ठीक उस समय ख्याल होता तो ट्रेन छोड़ देता, थोड़ी बात करना, उसका हाल चाल लेता। खैर अब पछता के भी क्या मिलता। 2-3 दिन तो खूब ख्याल आया, और फिर मैंने अपनी दैनिक कामों और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे आरती का ख्याल फिर से दिल से निकल गया। मैं अपने दैनिक कामों में और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। उस ट्रेन की घटना के ठीक 3 महीने बाद मेरा यूपीएससी का एग्जाम था। मैंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और जी जान से अपनी तैयारी के अंतिम दौर का रिवीजन करने लगा। फिर परीक्षा का दिन भी आ गया। वाराणसी में ही परीक्षा केंद्र था मेरा।
परीक्षा केंद्र की हालत सही नहीं थी। केंद्र के बाहर न बैठने की जगह, न कोई वॉशरूम। यूपीएससी प्री के पहले पेपर की परीक्षा सुबह 9 से 12 तक होनी थी। दूसरा पेपर उसी दिन 2 से 5 बजे तक थी। मैं ठीक आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंच गया और ठीक 8:35 अपनी सीट पर बैठ गया। भीषण गर्मी थी और मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था। उस कमरे में मात्र एक पंखा लगा हुआ था। मेरी सीट अंत वाले बेंच पर थी और पंखा बीच में। उसकी स्पीड ऐसी थी मानो उसमें जान ही नहीं है। क्योंकि मैं पसीने से लथपथ था, इसलिए मैंने सोचा जब तक पेपर नहीं बट रहा मैं बीच की बेंच पर बैठ जाता हूँ, पसीने से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं बीच वाली बेंच पर बैठ गया। पसीने सूखने के बाद मैं आराम की मुद्रा में बेंच के नीचे की तरफ सर रखकर आराम फरमा रहा था। तभी किसी की आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। उस आवाज़ ने मुझे अनुभूति की ये जाना पहचाना सा है। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे आचार्य की सीमा नहीं रही और मुंह से निकल पड़ा, आरती, आरती आप। फिर हम दोनों आचार्य से निशब्द हो गए। मेहरून कलर की समीज, दुपट्टा, आंखों में वही चमक, चेहरे पर वही तेज, वही गुलाबी रुखसार, वही होठ, वही असीम प्यार, वही चाहत, जन्मदिन सुकून से गले लगाना, वो रोमांटिक किस, वो रोमांटिक पल, वो घंटों फोनों की बातें। मात्र कुछ सेकंड में आरती और मेरा पूरा भूतकाल मेरे चेहरे के सामने गोते लगा रहा था। तभी बेल बज गई और पेपर बांटने शुरू हो गए। सबको आवंटित किए हुए सीट पर बैठने को कहा। मैंने आरती से बोला, परीक्षा के बाद बात करते हैं, पहले अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट। आरती, आप भी पूरा फोकस करना है एग्जाम पे, एग्जाम के बाद बात करती हूँ आपसे, बेस्ट ऑफ लक। पहले 10-15 मिनट तो आरती के बारे में ही सोचने में निकल गए, लेकिन यूपीएससी का पेपर था तो फोकस करना बेहद जरूरी था। आरती को देखने के बाद एक गजब का ऊर्जा का संचार हो और हमने उस ऊर्जा का उपयोग भी किया और मेरी परीक्षा अच्छा गया। एग्जाम के बाद हमने वहीं बैठने की कोशिश की, लेकिन परीक्षा महोदय ने हम दोनों को क्लासरूम से बाहर जाने की हिदायत दी। क्लासरूम से निकलकर हम लोग सीढ़ियों पर आ गए। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था किस तरह बात शुरू करूं, लेकिन आरती के अंदर हिम्मत थी। आरती, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आरती, मैं भी अच्छी हूँ। कहाँ रहते हैं आप और क्या करते हैं? मैं जल निगम में अवर अभियंत हूँ, यहीं श्री राम नगर कॉलोनी वाराणसी में रहता हूँ। आरती, क्या सच? मैं हाँ, झूठ क्यों बोलूँगी? आरती, हम भी तो वहीं रहते हैं किराए के मकान में अपने हस्बैंड के साथ। मैं रियली? आरती, हाँ। मैं अच्छा, तुम उसके साथ आई हो, क्या नाम है उसका? आरती, विजय, मिलना चाहोगे आप? मैं कुछ सोच कर, हाँ जरूर। आरती, ठीक है, ये मिलाते हैं। गेट के बाहर निकलकर आरती ज्यों ही विजय से आपको बुलवाया। आरती, सुनिए पंकज सर मेरे कॉलेज की। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही विजय है जो मेरी डिवीजन में बाबू है। विजय ने हमें नमस्ते तो किया, लेकिन वह भी असमंजस में था। विजय और हमें ऐसा देखकर आरती भी अचंभित। मैंने उस असमंजस को दूर करने के लिए बोला, आओ सब कहीं बैठकर बातें करते हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तभी विजय बोला, सर हम अपनी कार से ही चलिए, पास में अभी 1.5 घंटे का समय है सेकंड पेपर में। फिर हम लोग कार में बैठकर रेस्तरां गए। रेस्तरां में हम लोगों ने एक दूसरे के शंकाओं का समाधान किया। आरती और भी खुश लग रही थी ये जानकर कि विजय मेरे साथ काम करता है। हमने और आरती ने विजय को अपने प्यार से रूबरू नहीं कराया और रूबरू कराना भी उचित नहीं समझा था। छुपाना ही सही था, क्योंकि उस प्यार का कोई मतलब नहीं था। आरती अपनी जिंदगी में खुश थी। हमें ये तो पता था कि विजय मेरी ही कॉलोनी में रहता है और ये जानकर खुशी भी हुई कि आरती मेरी ही कॉलोनी में रहती है। लेकिन ये जानकर हमें अच्छा नहीं लगा कि विजय उसका पति है, क्योंकि मैं विजय के कार्य व्यवहार से परिचित था। विजय को मैं 1-2 दफा किसी अन्य महिला के साथ शॉपिंग मॉल में भी देख चुका था। शॉपिंग मॉल में दिखी महिला को ही विजय की पत्नी समझता था और आज पता चला कि आरती उसकी पत्नी है। ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध रहा था कि कहीं विजय आरती को धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन ये सब पूछने का सही समय नहीं था। अतः मैं चुप रहा। विजय का कार्य व्यवहार भी बहुतों को नहीं पसंद था। संक्षेप में कहूँ तो आरती के लिए परफेक्ट नहीं था। इस तरह के हम लोग वापस सेकंड पेपर देने आ गए। सेकंड पेपर देने जाते समय सीढ़ियों पर आरती ने पूछा, या यूँ कहूँ अपने कंसर्न जताया, मेरी वजह से आपको उन दिनों बहुत परेशान होना पड़ा था, उसके लिए सॉरी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ और कब। मैंने सोचा नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रहा कि मेरी वजह से आरती खुशी न मिट जाए। परीक्षा के बाद हम दोनों एक दूसरे को मनोभावों को, चेहरे को आसानी से फील कर सकते थे। दोनों कुछ कहना चाहते थे, कई वर्षों की अभिव्यक्ति को एक दूसरे शेयर करना चाहते थे, एक दूसरे के दुख सुख से वाकिफ होना चाहते थे, एक दूसरे के पल पल से वाकिफ होना चाहते थे, लेकिन न जगह थी न सही समय। काश आरती अकेली आई होती तो जरूर एक इतने वर्षों की कहानी को उस दिन जान गए होते, लेकिन काश ही होता है।
अंत में जाते समय अपने हस्बैंड के सामने आरती ने बड़ी हिम्मत से लेकिन कुछ घबराहट भरी आवाज में कहा, सर अच्छा लगा आपसे मिलके। आप हमारे ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन कभी घर आइए ना, कभी समय निकाल कर आइए डिनर पर हमारे यहाँ, अच्छा लगेगा हम दोनों को। इतना सुनकर विजय के चेहरे पर एक सिकन को साफ पड़ सकते थे, लेकिन आरती के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सच बताऊं तो वो निमंत्रण नहीं था, वह एक संकेत था कि आरती ठीक नहीं है। मैं भी चाहता था कि आरती की जिंदगी कहानी को जान सकूं, उसका साथ दे सकूं, और मैंने निमंत्रण को स्वीकार करने की हामी भर दी। मैं जरूर कभी आएंगे जरूर तुम्हारे घर। आरती, आई एम सॉरी, हम ध्यान नहीं था कि आपको भी तो उसी कॉलोनी में जाना, आप भी चलिए हम लोगों के साथ। हम तीनों कार में बैठ गए। रास्ते में हम तीनों चुप थे। कुछ समय बाद हमारा घर आ गया और एक क्यूट सी मुस्कान लेकर हमसे कुछ उम्मीद के साथ आरती ने हमसे विदा लिया। उस दिन आरती से इतने वर्षों बाद मिलकर खुशी तो हुई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि आरती आंतरिक रूप से बेहद परेशान है और वह हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या दोनों फिर से मिलेंगे? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों बस इतना सा था ये भाग। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।